हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूँ साइंस, फिजिक्स और चैप्टर नंबर 5 बताने वाला। दोस्तों आज फिजिक्स का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों 1 से लेकर आपको 5 तक पूरा चैप्टर बता चुका हूँ। अगर सारे चैप्टर आप नहीं देखे हैं दोस्तों, जाके आप देख लिए। आज की क्लास में आपको पूरा ये जो है चैप्टर नंबर लेसन नंबर जो दोस्तों 5 है, ऊर्जा के स्रोत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर बताया गया, लेसन बताया गया दोस्तों, सारे को आप स्कीम शॉट लेकर सही से नोट बनाकर याद कीजिए और जाके वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए आज क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करें इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है। ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है दोस्त लीजिए। उत्तर लिखा है दोस्तों, ऊर्जा स्रोत को 2 भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। 2 स्रोत में ऊर्जा स्रोत को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग होता है दोस्तों नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत के अंदर सौर ऊर्जा, वायु, बहते हुए पानी, ज्वार भाटे, सागर तरंगी तथा बायोगैस आदि आते हैं। अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत क्या आते हैं, कोयला आते हैं, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का दीर्घकाल तक उपलब्ध होने की संभावना होती है। और नवीकरणीय क्या होती है, जो लंबे समय तक, नवीकरणीय स्रोत लंबे समय तक उपलब्ध रहने की संभावना इसकी रहती है। लेकिन अनवीकरणीय स्रोत अल्पकालिक है, अल्पकालिक उतना समय तक नहीं रहता है, जल्दी खत्म हो जाता है। और ये नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, लंबे समय तक चलते रहता है, आजीवन। इसकी धीरे धीरे समाप्ति संभव है। और अनवीकरणीय की क्या होती है, काल्पनिक, यानी बहुत ही थोड़ा दिन तक टिक पाता है और ये धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यही नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर है। और ये आपको क्या पूछा ये क्वेश्चन में, नवीकरणीय स्रोत से, ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है। तो ऊर्जा स्रोत को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन भागों में बांटा जाता है दोस्तों, तो देख लीजिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका, सौर ऊर्जा की विशेषता लिखिए। सौर ऊर्जा की विशेषता क्या है आपको लिखने के लिए, देख लीजिए। उत्तर लिखे हैं दोस्तों आप, यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है। यह ऊर्जा क्या, सौर ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होता है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा कौन सा ऊर्जा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा अक्षयणीय है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, पृथ्वी पर मानव जीव जंतु तथा पौधे सौर ऊर्जा से जीवित रहते हैं। और पृथ्वी पर मानव जीव जंतु जो रहते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे जो रहते हैं, ये किससे जीवित रहते हैं, तो आप बताएंगे कि ये सौर ऊर्जा से ही जीवित रहते हैं। ठीक है, और 5वां पॉइंट लिखा है दोस्तों आपका, सौर ऊर्जा के उपयोग और सौर कुकर, सौर सेल और सोल पैनल आदि काम करते हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग में कौन कौन काम करते हैं, सेल, कुकर, सोल सेल, ये सारे काम करते हैं। ठीक है, चलिए यही क्या थी विशेषता, सौर ऊर्जा की विशेषताएं थी। और पॉइंट करके इसे आप लिख सकते हैं, आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन सब आपको बताया जा रहा है। ठीक है, लघु उत्तीर्णीय प्रश्न सबको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों, ताकि सही से आप कॉपी उतार के नोट बनाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, देख लीजिए। उत्तर लिखे हैं दोस्तों आपका, अधिकोष आज भी हम लोग जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। हम आज भी जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं दोस्तों, इससे पहले आपको बताया है दोस्तों बायोलॉजी के चैप्टर में, वो भी बायोलॉजी भी ख़त्म हो गया दोस्तों, और ये फिजिक्स भी अब आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप केमिस्ट्री बचेगा, केमिस्ट्री का भी सारे क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा। तो ये जीवाश्म ईंधन क्या होता है कि लाखों वर्ष से पृथ्वी के अंदर कोई भी चीज़ रहती है और उससे प्राप्त जो संसाधन होते हैं दोस्तों, जैसे खनिज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन। इसी पर अभी तक हम लोग क्या है, आधारित हैं। इनके भंडारण सीमित होती है, इसकी भंडारण क्या होती है, सीमित होती है। यदि
पूर्ण रूपेण इसी ईंधन पर निर्भर हो जाते हैं तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि संपूर्ण जीवाश्म ईंधनों की समाप्ति हो जाए, क्योंकि ये अनवीकरणीय स्रोत होता है दोस्तों। ये अनवीकरणीय स्रोत है जो ख़त्म हो जाते हैं। जब पूर्ण रूप से हम कोयला, पेट्रोलियम, खनिज पूरा जो पृथ्वी के गर्भ से निकलते हैं इस पर निर्भर हो जाएंगे तो एक न एक दिन ये अनवीकरणीय संसाधन जो है समाप्त हो जाएंगे, ये ईंधन क्या होगी, समाप्त होगी और हम भारी संकट में पड़ जाएंगे। और क्या करेंगे, भारी संकट में पड़ जाएंगे। आज के इस वैज्ञानिक प्रणाली एवं तकनीकी के बढ़ते चरण में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पर निर्भर रहना संभव नहीं है और इसी कारण कह रहा है कि उस पर निर्भर न रहिए, नहीं तो अनवीकरणीय संसाधन जो एक ऐसा स्रोत होता है जो ख़त्म हो जाता है। जब आप उसको प्रयोग करेंगे, कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं दोस्तों, जब आप उसको प्रयोग करते हैं तो वो एक दिन ख़राब होता है। जैसे पंखा हो गया, पंखा को आप जब खरीद के लाते हैं तो वो भी एक दिन ख़राब होता है। बल्ब हो गया, ये हर चीज़ पर कह रहा है निर्भर न करने के लिए अपना जो खुद डिपेंडेंट होता है दोस्तों, प्रकृति स्रोत होता है उस पर कह रहा है नहीं, नवीकरणीय स्रोत पर कह रहा है निर्भर करने के लिए। और नवीकरणीय स्रोत पर नहीं निर्भर रहिए, नहीं तो एक दिन न एक दिन ये ख़त्म जरूर होगा और आप बहुत बड़ी संकट में पड़ सकते हैं। परंपरागत स्रोत पर निर्भर रहना संभव नहीं है, इसीलिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान देते हैं। और हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है जो ख़त्म नहीं हो पाते हैं, जो हमारे आजीवन तक चलते रहे, आगे चलकर हमको कोई संकट ना आए, हम संकट से ना गुजरे, तो ऐसे विकल्पों को हम और ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इसको आप समझे होंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों और अथवा क्यों नहीं, और क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है। दोनों सवाल आपको पूछ दिया कि क्या कोई ऊर्जा स्रोत क्या हो सकते हैं, प्रदूषण मुक्त हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं और क्यों नहीं हो सकते हैं। देख लीजिए उत्तर लिखें दोस्तों आपका, कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सोलर सेल को प्रदूषण मुक्त माना जाता है, लेकिन वास्तव में सोलर सेल भी वातावरण प्रदूषित हो जाती है। उससे क्या होता है, सोलर सेल से भी वातावरण प्रदूषित हो जाती है, लेकिन यह अधिक मात्रा में अपरक्त विकिरणों को प्राप्त करती है। और अधिक मात्रा में क्या करती है, अवर्तक विकिरणों को प्राप्त करती है, जिससे कम होती है प्रदूषण, क्या होती है, कम होती है। तो सबसे ये जो है प्रदूषण मुक्त जो है इसमें माना जाता है दोस्तों ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा माना जाता है, तो ये आपका कहेंगे सोलर सेल को ही माना जाता है जो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। तब भी ये क्या करते हैं, कुछ न कुछ ये सोलर सेल वातावरण को प्रदूषित करते हैं, तो कर सकते हैं। आपको ये पूछा कि क्या कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। ऊर्जा के उत्तम स्रोत यानी उत्तम स्रोत मतलब क्या होता है, तो अच्छा स्रोत किसे कहेंगे आप, है ना। देख लीजिए उत्तर लिखा, देखिए क्या लिखा है दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 लिखा है दोस्तों आपका, प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। दूसरा लिखा है सरलता से सुलभ हो सके। ये सारे उत्तम क्या है, उत्तम स्रोत होता है दोस्तों। भंडारण एवं पर्यावरण में आसान हो और वह सस्ता भी हो, और क्या वो सस्ता भी वो स्रोत हो, इसलिए क्या करता है ऊर्जा के उत्तम स्रोत इसे माना जाता है। जो सस्ता हो, प्रति एकांक आयतन एवं प्रति एकांक द्रव्यमान का अधिक कार्य करे, सरलता से क्या प्राप्त भी हो जाए, और भंडारण पर्यावरण में आसान हो और सस्ता, कम पैसा में भी वो चीज़ खरीदा जा सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, उत्तम, आपको क्या कहेंगे, उत्तम स्रोत कहेंगे, ऊर्जा के उत्तम स्रोत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है तो सौर ऊर्जा का दैनिक कार्यों में प्रमुख पारंपरिक प्रयोग बतावे। बोला सौर ऊर्जा का दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या कार्य होते हैं, पारंपरिक कार्य होते हैं वो बताइए। देख लीजिए उत्तर लिखे हैं दोस्तों आपको, सौर ऊर्जा का उपयोग सौर कुकर और सौर पेल में किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में क्या करते हैं, तो ये सौर ऊर्जा का प्रयोग सौर कुकर में और सौर पैनल में किया जाता है। सौर कुकर से खाना बनाने में और सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। सौर कुकर सूर्य से, एक सौर कुकर एक ऐसा चीज़ होता है दोस्तों जो
सूर्य के संपर्क में आने से खुद जलता है और खुद खाना बनता है, ना उसको जलाना पड़ता है ना उसमें गैस लगता है। तो उसी को सौर कुकर कहते हैं, जो ये सौर्य ऊर्जा की सहायता से खाना बन पाते हैं। ठीक है, सौर पैन की स्थापना सुदूर इलाके में भी किया जा सकता है और विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। और बोल रहा है ये क्या होता है, सौर पैनल जो होती है ये सुदूर इलाके में भी स्थापना किया जा सकता है और विद्युत की प्राप्ति किया जा सकता है। ये विद्युत की प्राप्ति करने के लिए भी होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, भूतापीय ऊर्जा क्या है। भूतापीय ऊर्जा क्या किसे कहते हैं दोस्तों, उत्तर देख लीजिए। लिखा है भूमि के लिए परिवर्तन के कारण पृथ्वी के गर्भ में गर्म चट्टानों के संपर्क में जल आने पर भाप बनता है, जिसे पाइप द्वारा निकाला जाता है। जिसे क्या करता है, पाइप द्वारा निकालते हैं और उच्च दाब पर की भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाता है तथा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या वो टरबाइन को घुमाता है और विद्युत ऊर्जा क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, विद्युत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। विद्युत ऊर्जा के स्रोतों के क्या नाम लिखने के लिए देख लीजिए क्या क्या नाम उत्तर लिखा है दोस्तों। बहती जलधारा, बहती पवन, सौर ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, और पांचवा पॉइंट लिखा है भूतापीय ऊर्जा, और छठा पॉइंट लिखा है नाभिकीय ऊर्जा। ये सब क्या है दोस्तों, आपका विद्युत ऊर्जा स्रोत के नाम है सब। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका सौर सेलों के कुछ उपयोगों को लिखे। सौर सेलों के कुछ उपयोगों को कह रहा है लिखने के लिए। देख लीजिए उत्तर है दोस्तों, उपग्रहों में सौर सेल का उपग्रहों में प्रयोग होता है। दो लिखा पॉइंट नंबर 2, मार्क्स अल्वेट्रो में, रेडियो में, बेतार संचार यंत्र में, टीवी केंद्रों में और खिलौनों में क्या होता है, सौर सेल का भी प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए सारा प्रयोग है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, आपका लिखा है जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म ईंधन क्या, उदाहरण सहित लिखिए। ये कल की क्लास में भी आपको बताए थे दोस्तों, जब आप सब बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो वो भी लास्ट चैप्टर में आप लास्ट लेसन जो था, चैप्टर था दोस्तों, उसमें भी आपको पढ़ाए थे कि जीवाश्म ईंधन क्या, उदाहरण सहित लिखिए। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन क्या है, अनवीकरणीय स्रोत, जो आने वाला समय में खत्म हो सकते हैं। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। यह ईंधन करोड़ों साल बाद बनता है। ये करोड़ों, जब पृथ्वी के गर्भ में करोड़ों साल बाद अंदर में रहते हैं तो ये बनता है सब चीज़। इनकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी कमी हो को तत्काल भरपाई करना कठिन हो जाता है। क्या होता है, भरपाई कर कठिन है, अथा नियंत्रण दर से खर्च करना चाहिए। इसको नियंत्रण दर से खर्च करना चाहिए। ईंधन लाखों वर्ष पूर्व जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और क्या है, लाखों वर्ष पूर्ण जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, देख लिया, स्क्रीन से ले लीजिए तो परिभाषा भी आप जान लिए और क्या क्या होता है ये भी जान लिए। ठीक है, स्क्रीन से ले लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है। नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है दोस्तों, देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, एनोडियम भारी द्रव्यमान पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बराबरी की जाती है और ये हल्के नाभिकीय में टूट जाती है। हल्के नाभिकीय में टूट जाते हैं और विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। इसका कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, सौर अस्थिरांक की परिभाषा दे। सौर अस्थिरांक की परिभाषा दी, पृथ्वी की परिरेखा पर सूर्य की किरणों की लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्र पर प्रति सेकेंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका सटीक मान क्या होते हैं, 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है, बायोगैस किसे कहते हैं। बायोगैस क्या है, बायोगैस किसे कहते हैं, बायोगैस क्या है। देख लीजिए, बायोगैस विविध पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थित में अपघटित होते हैं तो बायोगैस बनते हैं। क्या करते हैं, बायोगैस इसका
प्रचलित नाम क्या है? गोबर गैस। इसका प्रचलित नाम क्या है? गोबर गैस। ठीक है, बायोगैस का प्रचलित नाम क्या कहते हैं? गोबर गैस। आप गाँव में भी बहुत को गोबर गैस बनाते देखे होंगे या आप खुद बनाए होंगे। ठीक है, चलिए गोबर गैस के कहते हैं हम समझ गए कि बायोगैस विभिन्न पादप तथा आभूत मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो वो बायोगैस बनते हैं। इसका प्रचलित नाम क्या है? गोबर गैस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए और क्या लिखा है दोस्तों, बायोमास पादप और जंतु के शरीर में जो पदार्थ वर्तमान रहता है उसे बायोमास कहते हैं। बायोमास भी ईंधन का एक स्रोत है। बायोमास क्या है? ईंधन का भी एक स्रोत है। ठीक है, ये दोनों सवाल आपको पूछा था। ये तो बायोगैस आप जान गए और बायोमास। ठीक है, नीचे में लिखा है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है तो स्पष्ट कीजिए कि कच्ची लकड़ी को जलाना कठिन क्यों होता है? कच्ची लकड़ी को जलाना क्यों कठिन होता है दोस्तों? देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, लकड़ी मुख्यतः कार्बोनेटों का मिश्रण है जिनके अणुओं में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन के परमाणु भी होते हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या होते हैं? ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु लकड़ी के जलन में सहायक तो होते हैं किंतु स्वयं जलते नहीं। और सहायक तो होते हैं मगर स्वयं जलते नहीं। अर्थात ऐसे ईंधन कच्ची लकड़ी जलाते हैं, ऐसे ईंधन जलाते हैं तो लेकिन उनका उसमें ये मान हाइड्रोकार्बनों की तुलना में कम होता है। इसे जलते हैं मगर उसका उष्मा जो होता है हाइड्रोक्लोरिक की तुलना में क्या होता है? कम होता है। इससे कच्ची लकड़ियों का जलना कठिन होता है। इससे कच्ची लकड़ी जलना क्या होता है? कठिन होता है। ठीक है, समझाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या, बायोगैस क्या है? इसके अवयवों के नाम लिखे तथा इनके दो उपयोग को बताइए। देख लीजिए बायोगैस क्या है, इसके कह रहा दो अवयवों के नाम लिखे और इसके दो प्रयोग बताइए। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, बायोमास से उत्पन्न जलनशील गैस को बायोगैस कहा जाता है। ये बायोमास से उत्पन्न जलनशील गैस को बायोगैस कहा जाता है। इस गैस में 75% मीथेन गैस पाया जाता है। इस गैस में यानी बायोगैस में 75% क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। ठीक है, उपयोग देख लीजिए, उपयोग लिखा दोस्तों, उपयोग लिखा है, इस गैस के जलने से निकली ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है तथा साथ ही प्रदूषण मुक्त होता है। और क्या होता है? इससे जो ये जलती है तो इससे निकलती काफ़ी ऊर्जा अधिक मात्रा में व्यक्त होती है और साथ ही ये प्रदूषण क्या होती है? मुक्त होती है। प्रदूषण ये नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट, इस गैस का उपयोग प्रकाश पैदा करने में होता है। इस गैस का उपयोग क्या करता है? प्रकाश को पैदा करने के लिए किया जाता है बायोगैस का उपयोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। सारे को क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद लिखा है दोस्तों, गैस पैनलों के दो उपयोग को बताइए, को लिखिए। देख लीजिए गैस पैनलों के दो उपयोग को कह रहे लिखने के लिए, गैस पैनलों के उपयोग क्या है? निम्नलिखित है। ये आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 1 लिखा है दोस्तों, सौर पैनलों में कोई गतिशील ऊर्जा नहीं है अतः इसका रख रखाव सस्ता होता है। ये सौर पैनल में कोई गतिशील ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसका रख रखाव क्या होते बहुत ही सस्ता होता है। दूसरा पॉइंट, इन्हें सुदूर तथा ग्रामीण स्थानों में भी स्थापित किया जा सकता है। इसके सुदूर तथा गांव वाले अवस्था में भी क्या और स्थान में भी वहाँ भी स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए समझेंगे, बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस क्या है देख लीजिए ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं। जो वनस्पति यानी वो जो लकड़ी होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं? वनस्पति, पेड़ पौधे वनस्पति जल में डूब जाते हैं। वे अब अभी परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं। अभी परिस्थिति में क्या करने लगते हैं? तो वो लकड़ी वनस्पति पेड़ पौधे जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं और अब घटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। और क्या करते हैं? अब घटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। मीथेन गैस मतलब बायोगैस उत्पन्न करते हैं, क्योंकि बायोगैस में 75% क्या रहते हैं दोस्तों? मीथेन रहते हैं। क्या रहते हैं? मीथेन। आपको अभी तुरंत बताए 75% बायोगैस में मीथेन रहते हैं और ये मीथेन उत्पन्न करते हैं जो एक ग्रीन हाउस गैस होता है। क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, चलिए ग्रीन हाउस गैस समझेंगे।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा, प्राकृतिक गैस तथा सीएनजी क्या है। प्राकृतिक गैस तथा सीएनजी क्या है। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, उच्च दाब पर जब प्राकृतिक गैस को द्रव रूप में संग्रहित किया जाता है तो उसे सीएनजी कहा जाता है। जब उच्च ताप पर यानी दाब पर जब प्राकृतिक गैस को द्रव रूप में संग्रहित किया जाता है तो उसे सीएनजी कहते हैं। प्राकृतिक गैस और सीएनजी का उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस और सीएनजी का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण जो अवतल, उत्तल और समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। देखिए आंसर लिखा है दोस्तों, सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। कौन सा दर्पण, आपको पूछेगा कि अब ये सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तब बताएंगे अवतल दर्पण। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण परावर्तित करके एक बिंदु पर आवर्षित कर देती है। फलस्वरूप वहाँ का ताप बढ़ जाता है और वहाँ का ताप क्या करता है, बढ़ जाता है और खाना बनाने में सुविधा होती है तब पूछेगा सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है यानी व्यवहार किया जाता है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, ये बताएंगे अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, कोयला और पेट्रोलियम के उपयोगों से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोयला और पेट्रोलियम के उपयोगों से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए उत्तर लिखा है दोस्तों, कोयला और पेट्रोलियम गैस जैव मात्रा से बनते हैं। इनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी है। जब इन्हें इसको जलाया जाता है तो CO2, H2O, NO2 तथा SO2 और CO3 आदि गैस वायुमंडल में मिलती रहती है। अगर सीमित वायु की उपस्थिति में जलाया जाए तो जब इसको जलाया जाता है तो CO2 गैस में भी बनती है। CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। CO2 गैस क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है और CO गैस विषैली है और CO गैस विषैली है। अगर इसकी संपूर्ण मात्रा के कार्बन जलाने पर CO2 में परिवर्तित हो गया तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है। वायुमंडल में क्या होती है, CO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी, जिससे तीव्र वैश्विक उष्ण होने की संभावना है। अतः इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता, और विवेकपूर्ण मतलब सही ढंग से उपयोग करना चाहिए ताकि हानि न हो। ठीक है, क्योंकि ये विषैला भी होती है और क्योंकि CO2 यानी CO जब ये बन जाते हैं तो ये विषैला बनते हैं। जब CO2 होती है तो ये ग्रीन हाउस गैस बन जाती है। तो इसको विवेक यानी सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। चलिए अब ये कितने क्वेश्चन के, 1 से लेकर क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों, 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन किए। मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप समझेंगे, अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो आप देख लीजिएगा। मैं तो समझाने की सही से कोशिश किया दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।